नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। चैनल ये आपको इंश्योर कराता है कि यदि आप मैथमेटिक्स में थोड़ा एडिशनल एफर्ट्स करें और पैशन के साथ काम करें तब आपको मैथमेटिक्स में सिविल सर्विसेज मेंस में 400 प्लस नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर एक। दूसरी चीज़ ये है कि आगामी सिविल सर्विसेज मेंस परीक्षा तक आपको कम से कम पेपर 1 का पूरा कोर्स करा दिया जाए। तो इसी नज़रिए से वेक्टर स्पेस के साथ साथ हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री भी पढ़ रहे हैं और कल या परसों से कैलकुलस भी शुरू होने वाली है। तो आज की इस क्लास में जो हमारी सॉलिड ज्योमेट्री में स्फीयर पर तीसरी क्लास है, इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड ए प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू अ सर्किल एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स ग्रेट सर्किल। और हम लोग 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सिविल सर्विसेज परीक्षा मेंस मैथमेटिक्स से लिए जाएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, अनअकैडमी एजुकेटर, और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ओके, नाउ लेट अस सी दिस टाइम द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड ए प्लेन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपके पास अगर एक स्फीयर है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है, टेनिस की बॉल है, और उसको हम एक बहुत पतले कांच से काटते हैं, तो जो बॉर्डर एरिया होगा बॉल का, जहाँ से जो इंटरसेक्टिंग एरिया होगा बॉल का और प्लेन का, ग्लास प्लेन का, ऑब्वियसली वो एक सर्किल होगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक प्लेन है, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। इट पासिस थ्रू ए स्फीयर। स्फीयर हमारा वही पुराना परिचित फॉर्मूला है। तो इंटरसेक्टिंग कर्व हमेशा एक सर्किल होता है। ओके, तो ये हमारा हुआ पॉइंट नंबर 1। तो दूसरा पॉइंट हमको जो याद रखना है वो ये है कि दिस सर्किल इज इन 3D ज्योमेट्री या 3D स्पेस, आप जो भी कहना चाहें। ठीक है ना। 2D स्पेस का आपको पता है जो सर्किल का फॉर्मूला है। 2D स्पेस का हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस की सर्किल है, लेकिन ये जो सर्किल हमारे पास है, भले ये एक प्लेन पर है, ऑब्वियसली इस प्लेन पर है ये वाला सर्किल, लेकिन ये एक 3 डायमेंशनल सर्किल है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड स्फीयर टुगेदर मींस मिक्स नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको, फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मतलब स्फीयर, मेरा ये कहना है कि स्फीयर की इक्वेशन को हम S लिख दें और प्लेन की इक्वेशन को P लिख दें, तो हम सर्किल के लिए हम S प्लस लैम्डा P नहीं लिख सकते। इसको आप ध्यान रखिएगा। हम दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। हम जब दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, देन these two equations together will give you equation of a circle passing through the intersection of sphere and a plane. The point is very clear. Okay, तो ये हमारा पहला हुआ intersection of a sphere and a plane. Okay, अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन द रेडियस एंड सेंटर ऑफ दिस सर्किल। अब ये देखिए, दोनों इक्वेशन को साथ साथ लिखा गया है। अब ये जो हमने साथ साथ इक्वेशन लिखी है, नाउ दिस इज सर्किल, दिस इज स्फीयर, दिस इज प्लेन। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड स्फीयर विल गिव यू the equation of circle passing through the intersection of this sphere and this plane. Okay, अब माना कि ये हमारा स्फीयर है, ये हमारे स्फीयर का सेंटर है, और ये है ऑब्वियसली 0 0 1 2। ओके, ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर यहां गिरता है। ओके, और ये जो गिरता है, ऑब्वियसली दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल, एंड सपोज दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। तो ऑब्वियसली QR जो है वो रेडियस है। ठीक, ओके। अब ये सेंटर ये है, और हमें इससे एक परपेंडिकुलर गिराना है इस प्लेन पर। तो हमको सबसे पहले लेंथ ऑफ PQ चाहिए। 2 काम हमको करने कि हमको लेंथ ऑफ PQ चाहिए और हमको इक्वेशन ऑफ PQ भी चाहिए। मैं लिख देता हूं। हमको ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन में यही लागू होगा। हमको लेंथ ऑफ PQ चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 हमको
इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू चाहिए, मतलब उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसका एक सेगमेंट पी क्यू है। ओके, द पॉइंट इज क्लियर, हमको ये दो चीज़ें चाहिए। ओके, अब पहले लेंथ की बात कर लेते हैं। तो लेंथ के लिए हम कैसे करेंगे कि हमको ये मालूम है, ऑब्वियसली वी नो दैट पी आर, ये जो पी आर है दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, सो दिस इज 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 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 प्लस 11, ये वाला माइनस डी है ना, तो 11, तो 11 4 15 और 1 16, सो दिस इज 4, तो ये हमको 4 मिल गया। ओके, तो ये हमको पी आर बराबर 4 मिल गया। और अब हम बात करते हैं पी क्यू की। तो पी क्यू परपेंडिकुलर है यहाँ से इस प्लेन पर, तो पी क्यू की इक्वेशन हुई मॉडुलस में x की जगह हम लिखेंगे 0 प्लस 2y यानी कि 2 इंटू 1 2 प्लस 2z यानी कि 2 दूनी 4 माइनस 15 अपॉन स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 4 और 6 15 में से 6 गया 9 और 4 और 4 और 8 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, सो इट इज इक्वल टू 3। सो पी क्यू इज इक्वल टू 3। तो ऑब्वियसली क्यू आर मीन्स क्यू आर क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्किल, इट इज 4 स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट मीन्स 5। ओके, तो हमको इसकी रेडियस मिल गई है विच इज इक्वल टू 5, और अब हमको निकालना है सेंटर। तो इसका सेंटर वर्कआउट कर लेते हैं। तो इसका सेंटर वर्कआउट करते हैं। सेंटर वर्कआउट करने के लिए हमको इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू ऐसे निकलेगी, ए लाइन पासिंग थ्रू पी, ऑब्वियसली ए लाइन पासिंग थ्रू पी शैल बी x माइनस 0 अपॉन चूंकि ये जो लाइन पी क्यू है ये नॉर्मल भी होगी इस प्लेन के लिए, है ना, नॉर्मल होगी परपेंडिकुलर है प्लेन पर, तो ऑब्वियसली इस नॉर्मल के डी आर्स होंगे 1 2 2। ओके, सो दिस इज 1 बराबर y माइनस 1 अपॉन 2 बराबर z माइनस 2 अपॉन 2, और इसको मैंने सम r माना। ओके, तो ऑब्वियसली जो मेरे पास पॉइंट आया, एक जनरल पॉइंट आया इस लाइन पर एनी जनरल पॉइंट, तो वो आया, मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन बराबर r 2r प्लस 1 और 2r प्लस 2, लेकिन ये जो पॉइंट है हर हालत में इस प्लेन पर होगा। ओके, सो दिस इज r प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 r प्लस 2 दूनी 4 बराबर 15। ओके, 4 और 4 8 और 1 9 9 r, 4 और 2 6, 15 में से 6 गया 9, r इक्वल टू 1। तो ये जो सेंटर हुआ, ये चूंकि हमने इसको सेंटर, चूंकि प्लेन पर था तो ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ सर्किल। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए r यानी 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2 और 2 4। ओके, क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट चीज लेते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर पासिंग थ्रू ए सर्किल। तो हमने हम यहाँ दोबारा जाएंगे इस जगह। ओके, हमारे पास एक प्लेन सपोज यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से, है ना, तो ये सर्किल बनेगा इस जगह, दिखाना मुश्किल है लेकिन ऑब्वियसली ये इस तरह से एक सर्किल बनेगा। तो हमको उस स्फीयर की इक्वेशन चाहिए जो इस सर्किल से पास कर रहा है। यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी, लेकिन मैं कोई भी सर्किल ले रहा हूँ। सिंपल सी बात यह है कि चूंकि इस बार हमको स्फीयर की इक्वेशन चाहिए, द स्फीयर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए प्लेन, तो उसकी कंबाइंड इक्वेशन होगी, टुगेदर नहीं, कंबाइंड, वहां टुगेदर शब्द था जब हम सर्किल की बात कर रहे थे। तो जब वो इस इंटरसेक्शन से पास करेगा, स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करेगा, तो बेसिकली वो सर्किल से पास करेगा जो सर्किल
स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ओके, तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन इसकी और इसकी जब हम लिखेंगे तो हमको फिर से एक स्फीयर मिलेगा। कैसे मिलेगा कि सपोज स्फीयर मैंने मान लिया s और प्लेन मैंने मान लिया सम p, तो s प्लस सम लैम्डा p इक्वल टू 0, this is combined equation of plane and sphere will give you the equation of sphere passing through is circle। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d प्लस सम लैम्डा lx प्लस my प्लस nz माइनस p इक्वल टू 0। अब मैं इसको x के कोफिशिएंट में एक तरफ भी ले सकता हूं, तो लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि ये फिर से मुझको x y z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, मींस गिव यू एन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो मैं यहां कर देता हूं इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u प्लस लैम्डा l इंटू एक्स प्लस 2v प्लस लैम्डा m इंटू वाई प्लस 2w प्लस ln into z plus d minus p equal to 0. It is again an equation in quadratic form of x, y and z, hence it represents a sphere. Okay, the point is very clear. तो अगर हम दोनों इक्वेशन को टुगेदर रखेंगे, साथ साथ रखेंगे, तब हमको उस सर्किल की इक्वेशन मिलेगी जो किसी स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। लेकिन जब हम इसकी कंबाइंड इक्वेशन रखेंगे स्फीयर और प्लेन की, तो हमको उस स्फीयर की इक्वेशन मिलेगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनने वाले सर्किल से पास हो रहा है। ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, अच्छा मैंने कर रखा था, तो ये मैंने कर रखा है, मैंने वहाँ लैम्डा लिखा था, यहाँ मैंने आर लिखा है और कुछ नहीं, तो ये मैंने कर रखा था। ओके, तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको भी पिछली स्लाइड पर समझाई है। इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, वाई एंड जेड। तो ऑब्वियसली दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एस एंड पी, या इंटरसेक्शन ऑफ एस एंड पी का मतलब पासिंग थ्रू द सर्किल दैट इज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड ए स्फीयर। ओके, चलिए लेट्स गो अहेड। Okay, so let us take the 17th question of the course. A variable plane ABC is at a constant distance p from the origin and meets the axis in ABC. Show that the locus of centroid of the tetrahedron OABC is 1 upon x square plus 1 upon y square plus 1 upon z square equal to 16 upon p square. Okay, ये 1994 सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। अब इसमें हमको ये जो हमको प्लेन दिया गया है, ये 3 एक्सेस पर ए बी सी से गुजर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम हर हालत में ये a0 0 0 b0 और 0 0 c मान सकते हैं। और ऑब्वियसली द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और ऑब्वियसली ये हमारा प्लेन है। ठीक है, पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब ये ओरिजिन मिलाकर ऑब्वियसली ये एक टेट्राहेड्रन हो जाता है। सो द टेट्राहेड्रन इज OABC, OABC। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन के बिल्कुल बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो 0 प्लस a प्लस 0 प्लस 0, तो इट इज़ सिमिलरली b/4, सिमिलरली c/4। तो तीनों हमको इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। तो कोऑर्डिनेट्स आर a/4, b/4, c/4। किसके कोऑर्डिनेट्स? सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC के। ओके, अब हमें एक दूसरा काम और करना है कि जो हमको डिस्टेंस दी गई है p ओरिजिन से प्लेन पर, वो वर्कआउट करनी है। तो ऑब्वियसली p स्क्वायर, मैंने स्क्वायर लगा दिया है पहले, तो इट इज़ 1 अपॉन a स्क्वायर यहाँ से प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। ओके, बिकॉज p इज मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट दिस। ओके, सो वी हैव 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर। नाउ हमें जो लोकस निकालना है, हमें लोकस निकालना है ऑब्वियसली इसका, है ना। तो मैं a/4 को मैं x लिख सकता हूँ, b/4 को y लिख सकता हूँ और c/4 को z लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को
सेंट्राइड का लोकस निकालना है। तो ऑब्वियसली a बराबर 4x, b बराबर 4y एंड c बराबर 4z, और इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ प्लेस करूँगा। तो ये सो इट इज़ 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 1/4y का होल स्क्वायर प्लस 1/4z का होल स्क्वायर, कहाँ से, यहाँ से, ओके, इक्वल टू 1/p²। दस द थ्योरम द क्वेश्चन इज कंप्लीट। 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल टू 16/p², प्रूव्ड। ओके, चलिए इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है, दैट इज 18th क्वेश्चन। ए वेरिएबल प्लेन ए बी सी इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन x/a plus y/b plus z/c equal to 0 and meets the axis n a b c. Prove that the circle ABC lies on this cone. Okay. अब इस प्लेन के पैरेलल, ये इस प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन इस तरह से लिखा जा सकता है, सम k वेयर k इज कांस्टेंट। तो ये ऑब्वियसली ये दोनों प्लेन पैरेलल है क्योंकि दोनों के नॉर्मल्स के dr सेम है। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। ओके, और जो हमारा जो स्फीयर होगा OABC, ये हम 7th क्वेश्चन में कर चुके हैं सेकेंड क्लास में। तो वो होगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस AKX माइनस BKY माइनस CKZ इक्वल टू 0। ओके, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, AX माइनस BY माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा सर, बराबर 0। ओके, अब नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। इसमें हमको सिर्फ k रिमूव करना है। तो k रिमूव करने के लिए मैं k की वैल्यू यहाँ से उठाता हूँ और इसमें प्लेस कर देता हूँ। दैट्स ऑल, द क्वेश्चन इज कंप्लीट। सो दिस इज x² प्लस y² प्लस z² माइनस, और k की वैल्यू में लिखता हूँ x/a प्लस y/b प्लस z/c इंटू ax प्लस by प्लस cz बराबर 0। सो दिस इज x² प्लस y² प्लस z², x है तो माइनस x², ओके, और b/a माइनस में xy और माइनस में c/a zx। ओके, फिर ये y/b, तो ये माइनस में a/b xy, ओके, और y/b इंटू by, दैट इज़ y² माइनस में, और माइनस में हमारे पास ऑब्वियसली c/b yz, एंड फाइनली z/c की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे, तो इट इज़ माइनस a/c zx and this is minus b/c yz, okay, and finally z² equal to 0. Okay, so the question is almost complete. x² cancels x², y² cancels y², and z² cancels z²। तो हमारे पास जो बचता है वो है माइनस 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 माइनस। तो मैं माइनस साइन पूरे ख़त्म कर देता हूँ। तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। So this is now the question is complete because yz is the yz, so this is yz c/b plus this is c/b, this is b/c plus zx. So zx we have c/a or a/c, and finally xy. So xy is a/b plus b/a. So this is, so that was rather a very simple question. Okay, now
इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। ओके, अभी तक हमने प्लेन का और स्फीयर का इंटरसेक्शन देखा, और अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। ऑब्वियसली जब दो स्फीयर्स एक दूसरे को काटेंगे तो एक प्लेन बनेगा। ऑब्वियसली आप खुद थोड़ा सा सोच सकते हैं, अगर दो बॉल एक दूसरे को काट रही हैं तो एक ऐसा प्लेन बनेगा जिस पर दोनों स्फीयर्स की जो बॉर्डर जो उनकी जो बाउंड्री के जो पॉइंट्स होंगे उस स्फीयर पर होंगे। ओके, अब जो प्लेन होगा वो बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली अगर मैं S1 माइनस S2 कर दूंगा, S1 माइनस S2, क्योंकि अल्टीमेटली मैं S1 इक्वल टू S2 कर रहा हूँ, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो दोनों पर हैं, लाइन प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन दोनों पर पॉइंट्स हैं, जो दोनों स्फीयर्स के पॉइंट्स हैं वो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन पर हैं। तो मैं S1 बराबर S2 करूँगा तो S1 माइनस S2 मुझे मिल जाएगा, और इट शैल बी इक्वल टू 0। तो मैंने इसको कर दिया है। सो S1 माइनस S2 इज ए सिंगल डिग्री इक्वेशन इन XYZ। ऑब्वियसली दिस इज द प्लेन, वेरी सिंपल। ओके, अब एक दूसरा इशू ये उठता है कि ये जो इंटरसेक्टिंग कर्व है, अभी तो हमने प्लेन की बात की कि प्लेन में दोनों एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन जो कर्व है वो ऑब्वियसली जो इंटरसेक्टिंग कर्व है वो सर्किल है। ठीक, हम यहाँ देख भी रहे हैं, ठीक है ना। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन जो भी आपने बनाया है, ये वाला प्लेन और इनमें से कोई भी एक स्फीयर, फिर से जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमको फिर से एक सर्किल दे देगा। ठीक है, ओके। तो अब एक फाइनल पॉइंट और कर लेते हैं ग्रेट सर्किल का। तो कोई भी सर्किल वो ग्रेट सर्किल कहलाता है यदि जो प्लेन ऑफ सर्किल है वो स्फीयर के सेंटर से पास हो। तो ऑब्वियसली ये वाला जो सर्किल है ये सबसे बड़ा सर्किल होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ओके। तो एंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्किल, यानी कि इस सर्किल का सेंटर स्फीयर के सेंटर से कोइंसाइड करेगा, और इस सर्किल की जो रेडियस होगी ऑब्वियसली स्फीयर की रेडियस के साथ कोइंसाइड करेगी। चलिए, लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन इट। Okay, so now we have this question, 19th question. Okay, so let us do this 19th question. ये दो स्फीयर दिए गए हैं, एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है। ये दोनों एक दूसरे को ग्रेट सर्किल में काटते हैं। अभी आपने ग्रेट सर्किल पिछली स्लाइड पर पढ़ा है। यदि ये दिस इज द कंडीशन विच होल्ड्स, जब ये दोनों एक दूसरे को ग्रेट सर्किल में काटते हैं तो ओके। तो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑब्वियसली S1 माइनस S2, और ऑब्वियसली किसी भी एक सर्किल के साथ मिलके हमको सर्किल देगा। तो इसमें मुझे कुछ खास करना नहीं है, x² से x² का, y² से y², z² से z²। तो बेसिकली मेरे पास है 2u1 माइनस u2 इंटू x प्लस 2v1 माइनस v2y प्लस 2w1 माइनस w2 इंटू z प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। ओके, अब ये सर्किल में तब होंगे जब ऑब्वियसली इसमें जो सेंटर है स्फीयर का, और ये जो हमें प्लेन मिला है वो सेंटर एक स्फीयर का इस प्लेन पर लाई कर रहा होगा। ओके, तो हम इसको, चूंकि हमको u2 स्क्वायर दिया गया है तो हम इसको उठाएंगे, इसका सेंटर निकालेंगे हम। तो इसका सेंटर हुआ ऑब्वियसली ओके। अब चूंकि ये सेंटर इस प्लेन पर है तो ये इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया ओके। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, देखने में टफ लग सकता है। ओके, so now it is minus 2u1 u2 plus 2u2 square, okay, and this is minus 2v1 v2 plus 2v2 square minus 2w1 w2 plus 2w2 square plus d1 minus d2 equal to 0. The question is complete. It is 2u2 square, 2v2 square, 2w2 square, इसको मैंने एक तरफ ले लिया। ओके, और माइनस d2 ले लिया यहाँ पर मैंने।
इक्वल टू, ये सब जो माइनस साइन वाले उधर चले गए, 2u2 u1 या u1 u2 जो भी आप लिखना चाहें, चूंकि यहाँ u2 u1 लिखा हुआ है तो मैंने u1 u2 की जगह u2 u1 लिख दिया। हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, डजंट मेक एनी डिफरेंस रादर। ओके, that's all. So this was also a very simple question. So now let us take the final question of today's class. ये सिविल सर्विसेज 1995 का क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन बट हार्डली 7 या 8 लाइन का क्वेश्चन है। टू स्फीयर्स ऑफ रेडाई R1 and R2 are cut orthogonally. Prove that the radius of the common circle is this. Okay, this is a very simple question, I tell you. सबसे पहले इसको समझ लेते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली समझने का मतलब ये है कि ये इस तरह से है, ऑब्वियसली बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कॉमन सर्किल है। ओके, दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, इस कॉमन सर्किल का ये जो सेंटर है ऑब्वियसली दोनों स्फीयर्स के सेंटर से पास करेगा, ये भी क्लियर। तीसरी चीज़ ये है कि ये इसकी रेडियस है सर्किल की, और ऑब्वियसली ये जो अगर ये सेंटर है, यहाँ पर मान लिया ये सेंटर इसका है और यहाँ कहीं सेंटर इसका है, तो ये इसकी रेडियस है और ये इसकी रेडियस, ये इस स्फीयर की, और ये वाली जो है वो इस स्फीयर की रेडियस है। ओके, नाउ वी डू इट। इसको अब मैंने इस तरह से बनाया है कि ये ए स्फीयर 1 का सेंटर है और बी जो है वो स्फीयर 2 का सेंटर है, और जो AC है, AC इस ऑब्वियसली रेडियस 1 है, मतलब स्फीयर 1 की है, और ये BC जो है ये R2 है। ओके, सो नाउ वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, और मैं इसको थोड़ा, मैंने ये वाला जो चित्र है, मेरा काम इसी से है, तो इसको मैंने इस तरह से ले लिया है, ठीक है ना। तो इसको फिर से मैं लिख देता हूँ। सो इट इज़, चूँकि ये हमारा स्फीयर 1 है, ये हमारा स्फीयर S2 है, तो ये हमारा रेडियस R1 है, ये हमारी रेडियस R2 है, और इस रेडियस को मैंने, ये जो सर्किल की जो रेडियस है, इसको मैंने कैपिटल R माना है। ऑब्वियसली बहुत सिंपल ज्योमेट्री है कि ये एंगल फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, ठीक। बस मेरा काम यहीं से हो जाएगा, इसी फिगर से। ऑब्वियसली अगर मैं इस दो ट्राइंगल्स की बात करूं, तो सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, इस ट्राइंगल की। तो मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू PR अपॉन AC। ओके, इसको मैं PR को मैं R लिख देता हूं एंड AC इज R1। सिमिलरली साइन थीटा इस वाले ट्राइंगल में, यानी कि जो कॉस थीटा लिया मैंने ट्राइंगल APC में लिया, और ये जो मैंने साइन थीटा लिया ये मैंने ट्राइंगल BPC में लिया। ओके, तो साइन थीटा इज PC अपॉन BC। ओके, नाउ PC इज R and BC is R2। ओके, obviously sin square theta plus cos square theta is equal to 1, so we have P upon R1, sorry, R upon R1, R upon R1 okay, so we have simple LCM, so R square is equal to R1 square R2 square upon R1 square plus R2 square। okay, but the area of the circle is pi R square, okay, where R is the radius। तो area of सर्किल बराबर पाई R स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। सो प्रूफ्ड। सो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। तो हमारा ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, और अब
इसमें स्फीयर में हम लोग कुछ और आगे बात करेंगे। और कोशिश में जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोशिश ये है कि 2009 के बाद के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएं हर टॉपिक के। हम एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन 90s के बाद के भी अगर कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी कवर किए जाएंगे। जैसे कि आज आपने 95 का देखा, 92 का देखा, 94 देखा आपने, और 93 तो नहीं था शायद मेरे ख्याल से, ओके, लेकिन 94 तो था ही, नो डाउट। ओके ओके, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग टेकअप करेंगे 2009 के बाद के। लेकिन 90s के क्वेश्चन, 90s मतलब 90 से लेके 2009 तक के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।